मुद्रा और बैंकिंग मुद्रा विनिमय का एक सामान्य माध्यम है क्योंकि कई व्यक्तियों के समूह से बनी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा बाजार के लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। मुद्रा व्यक्तियों को मुद्रा के बदले अपनी उपज बेचने की अनुमति देकर विनिमय की सुविधा प्रदान करती है, जिसका उपयोग तब आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता है। यह एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में विभिन्न कार्यों को पूरा करती है, जिसमें विनिमय बाजार विनिमय की सुविधा, वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय की सुविधा शामिल है। एक बार जब मुद्रा प्रचलन आती है तो यह मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र में से विनिमय प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। मुद्रा का कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि विनिमय का माध्यम मुद्रा क्यों है? इसका उत्तर आसान है। मुद्रा रखने वाला व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा को जिससे वह चाहता है मुद्रा के बदले आसानी से विनिमय कर सकता है। मुद्रा हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उपयोग विभिन्न लेन देन जैसे कि सामान खरीदने, बेचने तथा सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसलिए यह विनिमय के एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, एक बाजार प्रणाली में यदि किसी जूते निर्माता को गेहूं खरीदने के लिए अपने जूते का विनिमय करने की आवश्यकता है तो एक प्रक्रिया काम करती है जिसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के रूप में जाना जाता है। इसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना आवश्यक है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम में होता है, जहां मुद्रा के उपयोग के बिना वस्तुओं का सीधा विनिमय किया जाता है, लेकिन मुद्रा के संदर्भ में यह लेन देन आसान होता है। मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था में एक मध्यवर्ती उपाय के रूप में कार्य करती है, जिससे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत समाप्त हो जाती है। लेखा की एक सुविधाजनक इकाई है। मुद्रा लेखा की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि एक कलाई घड़ी की कीमत 500 रुपये है, तो हमारा अर्थ है कि कलाई घड़ी 500 इकाई मुद्रा के विनिमय योग है। इस उदाहरण में एक रुपया की इकाई के रूप में रुपया एक मुद्रा की इकाई के रूप में कार्य करता है। मुद्रा किसी वस्तु के सापेक्ष लागत की गणना करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये और एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो एक पेन की कीमत 10/2 और पेन की कीमत 10 रुपये है, तो एक पेन की कीमत 10 रुपये 10/2 बराबर 5 पेंसिल है। इससे अन्य वस्तुओं के संबंध में मुद्रा के मूल्य की गणना करने में भी मदद मिलती है। उपरोक्त उदाहरण में 1 रुपया भागे 2 बराबर 0.5 पेंसिल या 1/10 बराबर 0.1 पेन के बराबर है। सार्वभौमिक स्वीकार्यता वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं होती हैं, जैसे खराब होने वाली वस्तुओं और भंडारण लागत के कारण संपत्ति की जीवन अवधि में उत्पन्न कठिनाई। दूसरी ओर मुद्रा खराब नहीं होती है और इसका भंडारण लागत कम होता है तथा सार्वभौमिक स्वीकार्यता होती है। मूल्य संचयन यह व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन प्रभावी ढंग से अपने कार्य करने के लिए इसका मूल्य स्थिर होना चाहिए। सोना, जमीन, जायदाद, मकान या बॉन्ड जैसी अन्य संपत्तियां भी मूल्य संचय के रूप में कार्य कर सकती हैं, लेकिन आसानी से परिवर्तनीय या सार्वभौमिक रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। गतिशील प्रकृति जब वस्तु की कीमतें मुद्रा के संदर्भ में बढ़ती हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे मुद्रा की एक इकाई से किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जा सकती है। कैशलेस नकदी रहित प्रकृति कुछ देश कैशलेस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वित्तीय लेन देन डिजिटल माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जनधन खाते, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, ई वॉलेट और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच जैसे सुधारों में निवेश कर रही है। मुद्रा के आधुनिक रूप मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती रही है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज और मवेशियों का उपयोग मुद्रा के रूप में करते रहे हैं। पिछली शताब्दियों में सोना, चांदी, तांबे जैसे धातु के सिक्के प्रचलन में थे। करेंसी मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। आधुनिक मुद्रा सोने, चांदी या तांबे जैसी कीमती धातुओं से नहीं बनी है। ना ही यह अनाज या मवेशियों की तरह रोजमर्रा के उपभोग में आती है, बल्कि इसका अपना अनूठा उपयोग है।
इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है, जिसका किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को करेंसी जारी करने की अनुमति नहीं है। कानून लेन देन में गैर अस्वीकार भुगतान माध्यम के रूप में रुपए के उपयोग को भी वैधता प्रदान करता है। इसलिए रुपया भारत में विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बैंकों में जमा के रूप में लोग मुद्रा बैंकों में जमा के रूप में रखते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए केवल कुछ मुद्रा की आवश्यकता होती है। ज़रूरत पड़ने पर मुद्रा निकालने का भी प्रावधान है। चूँकि बैंक खाते में जमा राशि की मांग पर निकाला जा सकता है, इसलिए इन जमाओं को मांग जमा कहा जाता है। चेक में भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक निश्चित रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, जिसके नाम पर चेक जारी किया जाता है। मुद्रा के साथ साथ मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में भुगतान के माध्यम साधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार है। अतः उनमें मुद्रा की आवश्यक विशेषताएं होती हैं। चेक जूता निर्माता एवं लक्ष्मी और चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता की यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। ये लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप मुद्रा और जमा आधुनिक बैंकिंग प्रणाली कामकाज से निकटता से जुड़े हुए हैं। मुद्रा की मांग और आपूर्ति। मुद्रा की मांग लेन देन के मूल्य और मांगी गई मुद्रा की मात्रा से निर्धारित होती है। चूँकि विनिमय की मात्रा आय पर निर्भर करती है, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग अधिक हो जाती है। चूँकि इसके अलावा लोग अपनी अतिरिक्त आय को बचत के रूप में बैंकों में रखते हैं। लोग बैंकों में कितना मुद्रा रखते हैं यह ब्याज दर पर निर्भर करता है। ब्याज की उच्च दर से ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशि कम हो जाती है। परिणामस्वरूप मुद्रा की मांग कम हो जाती है। मुद्रा की आपूर्ति। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा में नकदी और बैंक जमाएं शामिल है। ये केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आइए इन पर विस्तार से नजर डालें। केंद्रीय बैंक वर्ष 1935 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अति महत्वपूर्ण संस्था है। यह मुद्रा जारी करने, बैंक दरों और आरक्षित अनुपात जैसे उपायों द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने जैसे विभिन्न कार्य करता है। इसके अलावा यह सरकार के बैंकर और विदेशी मुद्रा भंडार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक की मुद्रा, जिसे उच्च शक्ति मुद्रा या रिजर्व मुद्रा के रूप में जाना जाता है, साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करती है। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था की मुद्रा सृजन प्रणाली के लिए व्यावसायिक बैंक अपरिहार्य है। ये जमाकर्ता से जमा स्वीकार करते हैं, उधारकर्ताओं को उधार देते हैं। दोनों के लिए अलग अलग ब्याज दरें होती हैं। आमतौर पर जमाकर्ताओं के लिए ब्याज दरें उधारकर्ताओं की तुलना में कम होती हैं। इन दोनों ब्याज दरों के बीच के इन अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक उन बैंकों तथा व्यक्तियों जिनके पास अतिरिक्त कोष होते हैं तथा जिनको कोषों की आवश्यकता होती है के बीच मध्यस्थता करते हैं। ये बैंक जमाओं पर ब्याज प्रदान करते हैं तथा विनिमय के अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाते हैं। आधुनिक संदर्भ में मांग जमा राशियाँ ब्याज अर्जित किए बिना भी विनिमय को अधिक सुरक्षित रखती हैं। इन बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जमाकर्ताओं को उनके द्वारा मांग किए जाने पर भुगतान कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अपनी उधार गतिविधियों को इस प्रकार संतुलित करना चाहिए कि किसी
भी जमाकर्ता को मांग पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक अपने ग्राहकों को सेवा देना तथा एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली बनाए रख सकेंगे। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले नीतिगत उपाय। रिजर्व बैंक एकमात्र संस्था है जो मुद्रा जारी करने और व्यावसायिक बैंकों को साख निर्माण के लिए उपलब्ध कराने में सक्षम है। केंद्रीय बैंक विभिन्न लिखतों या प्रणालियों के माध्यम से मुद्रा प्रदान करती है और बैंकों को इसकी निरंतर ऋण प्रदान करने की क्षमता के कारण इसे अंतिम शरण ऋणदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों उपायों का उपयोग करता है। मात्रात्मक उपायों में नकद आरक्षित अनुपात CRR या बैंक दर को समायोजित करना शामिल है, जबकि गुणात्मक उपायों में आरबीआई द्वारा व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने को हतोत्साहित या प्रोत्साहित करना शामिल है। आरबीआई द्वारा मुद्रा नियंत्रण। केंद्रीय बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में बदलाव से बैंकों के ऋण प्रदान करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो परिणामतः जमाओं और मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात को 25% तक बढ़ा देता है तो बैंकिंग प्रणाली केवल 300 रुपये तक का ऋण दे पाने में सक्षम होगी, जिससे मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। खुले बाजार की क्रियाओं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस से अभिप्राय सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड का खुले बाजार में खरीदना और बेचना है। सरकार द्वारा यह कार्य आरबीआई को सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है। जब आरबीआई कोई सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो वह चेक से भुगतान करता है। यह चेक अर्थव्यवस्था में कोषों की मात्रा में वृद्धि कर देता है और इस प्रकार मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है। खुले बाजार की क्रियाओं जैसे कि पूर्ण रूप से और रेपो के आधार पर केंद्रीय बैंक बाद में इसके विक्रय या इसे वापस लेने के वादे के बिना इस व्यवस्था में मुद्रा निर्गमन करता है। रेपो क्रियाएं पुनर्विक्रय की तिथि और कीमत निर्देशित करती हैं, जबकि रिवर्स रेपो क्रियाएं पुनर्क्रय की तिथि और कीमत निर्दिष्ट करती हैं। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर रेपो क्रियाओं में मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक रात्रिकालीन 7 दिवसीय 14 दिवसीय सहित विभिन्न परिपक्वताओं पर रेपो और रिवर्स रेपो क्रियाएं करता है तथा यह मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण बन गया है। बैंक दर। जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को मुद्रा ऋण प्रदान करते हैं उसमें परिवर्तन करके आरबीआई चलन में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। भारत में इस दर को बैंक दर के नाम से जाना जाता है। बैंक दर में वृद्धि से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अधिक खर्चीले हो जाते हैं, जिससे व्यावसायिक बैंकों के कोषों में कमी आ जाती है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है। यदि बैंक दर में गिरावट आती है तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है। मुद्रा की आपूर्ति विभिन्न उपाय। देश में करेंसी नोट और सिक्के जैसे मांग जमा देश में मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में करेंसी नोट आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये जमा राशियाँ खाताधारक की मांग पर देय होती हैं। जबकि सावधि जमा एक निश्चित परिपक्व अवधि होती है। करेंसी नोटों और सिक्का के अलावा व्यावसायिक बैंकों में जनता द्वारा जमा की गई बचत या चालू खाता जमा को भी मुद्रा माना जाता है। कागज का अपना मूल्य बहुत कम है, निश्चित रूप में 100 रुपये से भी कम। भले ही 100 रुपये के नोट का उपयोग किसी व्यवसाय से सामान खरीदने के लिए 100 रुपये में किया जा सकता है। इसी तरह से 5 रुपये के सिक्के की धातु सामग्री शायद 5 रुपये के बराबर नहीं है, फिर भी लोग ऐसे नोटों और सिक्कों से उन वस्तुओं का विनिमय क्यों करते हैं जो इससे अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। इन वस्तुओं के जारीकर्ता प्राधिकरण ने जो आश्वासन दिए हुए करेंसी नोटों और सिक्कों को उनके मूल्य देता है। करेंसी नोट और सिक्के आधुनिक मुद्रा फिएट मनी है। आरबीआई
उन पर मुद्रित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने का वादा करता है। ये वैध मुद्राएं लीगल टेंडर हैं क्योंकि उनके विनिमय निपटान ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के लिए किसी भी नागरिक द्वारा मना नहीं किया जा सकता है। हालांकि बचत या चालू खाते पर आहरित चेक को कोई भी अस्वीकार कर सकता है, जिससे मांग जमा राशि वैध मुद्रा लीगल टेंडर नहीं रह जाती है। वैध परिभाषाएं संकुचित और व्यापक मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक शेयर स्टॉक वेरिएबल के रूप में होती है, जो एक निश्चित समय पर जनता के बीच चलन में कुल मुद्रा राशि को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के लिए वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रदर्शित करता है: M1, M2, M3, M4। ये सभी निम्नलिखित रूप में परिभाषित किए जाते हैं: M1 बराबर CU प्लस DD, M1 प्लस डाक बचत बैंकों में बचत जमाएं, M1 पर व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधिक जमाएं, M3 प्लस डाक बचत संस्थाओं की कुल जमाएं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर यहाँ CU लोगों द्वारा रखी गई करेंसी नोट और सिक्के हैं, और DD व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा है। निवल शब्द से बैंकों द्वारा रखी गई लोगों की जमा का ही बोध होता है, इसलिए यह मुद्रा की पूर्ति में शामिल है। अंतर बैंक जमा जो एक व्यावसायिक बैंक दूसरे व्यावसायिक बैंक में रखते हैं को मुद्रा पूर्ति के रूप में नहीं जाना जाता है। M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती हैं तथा M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। ये कोटियाँ तरलता के घटते हुए क्रम में होती हैं। M1 लेन देन के लिए सबसे तरल और आसान है, जबकि M4 इसमें सबसे कम तरल है। M3 मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। बैंकों की कार्यप्रणाली: बैंक का प्रमुख कार्य जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करना और उधारकर्ताओं को ऋण या साख प्रदान करना है। बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा का निर्गमन करने की अपनी क्षमता के साथ इन कार्यों को प्रभावी ढंग से करते हैं। मुद्रा के सृजन की प्रक्रिया: सुनार के कारीगर लाला का उदाहरण लें, जो कीमती धातुओं का प्रयोग माल और सेवाओं खरीदने के लिए मुद्रा के रूप में करता है। लोग अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए लाला के पास रखते हैं और बदले में लाला भुगतान के लिए कागजी रसीदें जारी करते हैं। समय के साथ ये रसीदें मुद्रा के रूप में प्रचलन में आने लगी, जिससे लोग सोने के बजाय गेहूं या जूते जैसी वस्तुओं का भुगतान कर सकते थे। इससे गांव में विनिमय के माध्यम के रूप में कागजी रसीदें काम करने लगी। अब मान लीजिए कि लाला ने विभिन्न व्यक्ति द्वारा जमा किए गए 100 किलो सोने के लिए रसीदें जारी की। रामू जो 25 किलो का ऋण चाहता है, लाला से सोना उसे देने के लिए कहता है। लाला तय करता है कि सोना जमा करने वाले सभी लोग एक साथ पैसे नहीं निकालेंगे, इसलिए वह ऋण के लिए रामू से शुल्क ले सकता है। रामू सोने से अली को भुगतान भी कर सकता है और अली कागजी रसीदें के बदले में इसे लाला के पास रख सकता है। इससे पैसे के रूप में काम करने वाली कागजी रसीदें का कुल मूल्य 125 किलो के बराबर हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि लाला ने हवा में 25 किलो के बराबर धन बनाया है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा सृजन: बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बैंक इन दिनों अपनी जमा राशि का लगभग 15% नकदी के रूप में रखते हैं। यह उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के प्रावधान के रूप में रखा जाता है जो किसी भी दिन बैंक से मुद्रा निकालने आ सकते हैं। बैंक अपनी नकदी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है, क्योंकि किसी दिन विशेष को केवल कुल जमाकर्ताओं
कुल जमाकर्ता ही नकदी आहरित करते हैं। बैंक लाला की कहानी को समान तरीके से पैसा बना सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर देखा, क्योंकि वे सभी जमाकर्ताओं से एक ही समय में निकासी की उम्मीद किए बिना व्यक्तियों को उधार देते हैं। जब एक नई जमा खोली जाती है तो मुद्रा की पूर्ति पुरानी जमाओं और नई मुद्रा सहित बढ़ जाती है। किसी एकल बैंक के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करते हुए एक काल्पनिक तुलन पत्र फिक्शनल बैलेंस शीट का निर्माण किया जा सकता है। संपत्ति वे वस्तुएं हैं जो एक फर्म के पास होती हैं या फर्म जिसका दूसरों से दावा कर सकता है, जैसे कि जनता को दिए गए ऋण। रिजर्व व्यावसायिक बैंकों का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि वे रिजर्व आंशिक रूप से नकदी होते हैं और आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय लिखतों के रूप में होते हैं। रिजर्व इन जमाओं के समान है जो हम बैंकों से रखते हैं क्योंकि वे हमारे द्वारा निकाले जा सकते हैं। व्यावसायिक बैंक जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं और उन्हें रिजर्व कहा जाता है। आपूर्ति या परिसंपत्ति बराबर रिजर्व प्लस ऋण। देनदारी किसी भी फर्म के लिए उनके ऋण या उस पर दूसरों का ऋण है। किसी बैंक के लिए मुख्य देनदारी वह जमाएं होती हैं जो लोगों ने अपने पास रखी हैं। देनदारियां बराबर जमाएं। लेखांकन के नियम के अनुसार खाते के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, इसलिए यदि बैंक परिसंपत्ति देनदारियों से अधिक है तो उन्हें दाईं ओर नेटवर्थ के रूप में दर्ज किया जा सकता है। निवल मूल्य बराबर परिसंपत्ति माइनस देनदारियां। मुद्रा को विचारणीय बिंदु मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित करने की प्रक्रिया द्वारा सृजित किया जाता है और इसके मूल्य के आश्वासन के साथ इसका समर्थन किया जाता है। इसका आशय यह है कि आरबीआई के पास किसी भी आवश्यक राशि का भुगतान करने की क्षमता है कि आपने उन कारकों पर विचार किया जो देश में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल करेंसी छापने से हतोत्साहित करते हैं। इस प्रकार अभ्यास में क्या संभावित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं? एक काल्पनिक बैंक का तुलन पत्र किसी ऐसे काल्पनिक बैंक के उदाहरण पर विचार करें जिसमें 100 रुपये के बराबर जमा देनदारियां हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सुश्री फर्नांडिस ने बैंक में 100 रुपये जमा किए। अब यह बैंक इस जमा राशि को रिजर्व बैंक में रिजर्व के रूप में जमा करेगी, जिसे तालिका 3.7.1 में तुलन पत्र में दर्शाया गया है। यदि यह हम मान लें कि कोई मुद्रा चलन में नहीं है तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा 100 रुपये के बराबर होगी। M1 बराबर मुद्रा प्लस जमाएं 0 प्लस 100 रुपये। मांग है साख सर्जन की सीमाएं। अब मुद्रा गुणक मान लीजिए कि श्री मैथ्यू एक बैंक में 500 रुपये के ऋण के लिए आवेदन करते हैं, जिससे कुल बैंक जमा और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। चूँकि बैंकों द्वारा मुद्रा या साख सर्जन की एक सीमा होती है जो केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसी सीमाओं को आरक्षित रिजर्व रेशियोज कहा जाता है। नकद आरक्षित अनुपात CRR आरबीआई जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है। इसलिए किया जाता है ताकि कोई बैंक अत्यधिक ऋण नहीं दे सके। इसे आवश्यक आरक्षित अनुपात या नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR या नकद कोष अनुपात के रूप में जाना जाता है। सावधिक तरलता अनुपात या SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR नकद आरक्षित अनुपात CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल के रूप में रखना अनिवार्य है। इस सावधिक तरलता अनुपात या SLR कहा जाता है। यह एक काल्पनिक परिदृश्य में मान लीजिए CRR 20% है तो 100 रुपये की जमाओं के लिए बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात में 20 रुपये 100 का 20% रखने की आवश्यकता है। शेष राशि 80 रुपये
100-20 बराबर 80 का उपयोग ऋण देने के लिए किया जा सकता है। आरक्षित अनुपात बैंकों द्वारा सृजन की जा सकने वाली साख की मात्रा को सीमित करता है। उदाहरण के लिए यदि बैंक 100 रुपये की जमा राशि से शुरू करता है तो उसे नकद आरक्षित अनुपात के रूप में 80 रुपये रखना होगा। बैंक जसपाल कौर को 80 रुपये उधार दे सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप कुल 180 रुपये जमा होंगे और बैंक को 36 रुपये नगद आरक्षित अनुपात के रूप में रखने होंगे ताकि वह 64 रुपये फिर से उधार दे सके, जिसके परिणाम स्वरूप 64 रुपये जमा होंगे। जब कुल जमा राशि 500 रुपये तक पहुंच जाएगी तो आवश्यक आरक्षित अनुपात केवल 100 रुपये होगी। इसकी प्रक्रिया में तालिका 7.2 में दर्शाया गया है। प्रथम कॉलम प्रत्येक राउंड को दर्शाता है। द्वितीय कॉलम प्रत्येक राउंड के प्रारंभ में बैंकों में कुल जमाओं को दर्शाता है। इन जमाओं का 20% भारतीय रिजर्व बैंक में अनिवार्य कोष के रूप में जमा करना आवश्यक है। कॉलम 3 प्रत्येक राउंड बैंकों में बैंक को उधार देता है वह अगले राउंड की जमाओं में जोड़ दिया जाता है। जहां कॉलम 4 अर्थ है बैंकों द्वारा जमा किए गए ऋण को दर्शाता है। चूँकि बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जमाओं का 20% ही रिजर्व रूप में रखे, इसलिए 100 रुपये 500 का 20% 100 रुपये से 500 जमाओं का पोषण कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा बैंक 400 का ऋण दे सकता है। तालिका 7.3 में इसके तुलन पत्र में दर्शाया गया है। M1 बराबर मुद्रा प्लस जमाएं बराबर 0 प्लस 500 प्लस बराबर 500। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति 100 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो जाती है, जबकि नगद आरक्षित अनुपात 20% होने पर बैंक 400 रुपये से अधिक ऋण नहीं दे सकता है। इसलिए रिजर्व की आवश्यकता मुद्रा सृजन की सीमा के रूप में कार्य करती है। मुद्रा गुणक बराबर 1/, नगद आरक्षित अनुपात। हमारे उदाहरण में मुद्रा गुणक बराबर 1/20 माइनस 1/0.2 बराबर 5। 1/20% बराबर 1/0.2 बराबर 5। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंक जमा राशियों के बड़े हिस्से का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की भारी मांग होती है। बैंक जमा राशि का उपयोग लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। बैंक इन लोगों जमाकर्ताओं और उन्हें इन निधियों की आवश्यकता और उधारकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं। बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर ब्याज दर वसूलते हैं। उधारकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क और जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले भुगतान के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। विचारणीय बिंदु है वास्तविक ब्याज दर सांकेतिक ब्याज दर और मुद्रास्फीति के बीच अंतर है। इसलिए हमें अपनी जमा राशि पर जो भुगतान मिलता है वह भी मुद्रास्फीति से प्रभावित होता है। क्या आपको लगता है कि यदि वास्तविक ब्याज दर ऋणात्मक हो जाती है तो क्या होगा? साख की विभिन्न स्थितियाँ। साख एक सहमति है जहाँ एक ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को मुद्रा, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण एक त्यौहार के मौसम के दौरान एक निर्माता को एक सहमति के आधार पर साख मिलती है जहाँ ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ताओं को मुद्रा, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए साख इस स्थिति में एक उदाहरण और सकारात्मक भूमिका निभाती है। उदाहरण 2, स्वप्ना एक छोटी किसान है जो मूंगफली की खेती के लिए साहूकार से ऋण लेती है। कीटों और महंगे कीटनाशकों के बावजूद वह कर्ज नहीं चुका सकती। कर्ज बढ़ता जाता है और वह नया कर्ज लेती है। सामान्य फसल के बावजूद स्वप्ना की कमाई पुराने ऋण को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, जिससे उसे ज़मीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में ऋण उधारकर्ता को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जिसे वसूली करना बहुत दर्दनाक होता है। साख या तो आय बढ़ा सकती है और किसी व्यक्ति की स्थिति में सुधार कर सकती है या फसल खराब होने की
स्थिति में ऋण जाल में फंसा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए मुख्य रूप से ऋण की आवश्यकता होती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरण, मरम्मत जैसी महत्वपूर्ण लागतें शामिल होती हैं। ऋण की शर्तें। ऋण समझौते उधारकर्ता के लिए ब्याज दर, मूल राशि की भुगतान और ऋणधार आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। ऋणदाता संभावित रूप में ऋण के लिए ऋणधार कोलेटरल की मांग करते हैं। ऋणधार कोलेटरल एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, पशु, बैंक के जमा। इसका उपयोग ऋण चुकाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में किया जाता है। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता भुगतान प्राप्त करने के लिए ऋणधार जैसी संपत्ति जमा या पशु को बेच सकता है। ब्याज दर, ऋणधार और आवश्यक दस्तावेज और पुनर्भुगतान का तरीका एक साथ मिलकर ऋणों की शर्तें कहलाती हैं। ऋण की शर्तें एक ऋण व्यवस्था में से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी भिन्न होती हैं। ये ऋणदाता उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। सहकारी समितियों में ऋण। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण पर प्रमुख स्रोत सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। सहकारी समितियों के सदस्य अपने संसाधनों के कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित हो सकते हैं। सहकारी समितियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कृषि सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति, औद्योगिक श्रमिक सहकारी समिति आदि। सहकारी समिति अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती हैं। इन जमाओं को ऋणधार के रूप में रखकर सहकारी समितियां बैंकों से बड़े ऋण प्राप्त करती हैं। इन पूंजी का उपयोग सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक बार जब ये ऋण चुका दिए जाते हैं तो ऋण देने का एक और चरण प्रारंभ हो सकता है। भारत में क्षेत्रवार साख ऋणों का वितरण। विभिन्न प्रकार के ऋणों को औपचारिक क्षेत्र ऋण और अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के रूप में आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे 7.4 चित्र में दर्शाया गया है। आप भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। औपचारिक क्षेत्र ऋण ये बैंक और सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी प्राप्त जमाओं से न्यूनतम नकद शेष बनाए रखे। भारतीय रिजर्व बैंक इस पर नज़र रखता है कि बैंक न केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को, बल्कि छोटे किसानों, लघु उद्योगों, छोटे उधारकर्ताओं आदि को भी ऋण दे रहे हैं। बैंकों को अपनी उधार दी गई राशि प्राप्तकर्ताओं और ब्याज की दरों के बारे में आरबीआई को विनियमित रूप में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। औपचारिक क्षेत्र ऋण ये मुख्य रूप से साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार और मित्र आदि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करता हो। उन्हें किसी भी ब्याज दर पर ऋण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अपनी मुद्रा की वसूली के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग करने से नहीं रोका जाता है। अनौपचारिक ऋणदाता प्रायः अनौपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं, जिसका परिणामस्वरूप उधारकर्ता की लागत अधिक हो जाती है। उच्च उधार लागत के परिणामस्वरूप उधारकर्ता अपनी आय का अधिक उपयोग ऋण चुकाने में करते हैं, जिससे उनकी आय कम हो जाती है और वे संभावित रूप से ऋण जाल, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। उधार लेने की उच्च लागत के कारण व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। इन कारणों से बैंकों और सहकारी समितियों को अधिक ऋण देने की आवश्यकता होती है। देश के विकास के लिए सस्ता और वहनीय ऋण महत्वपूर्ण है। इससे आय में वृद्धि होगी और कई लोग विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सस्ते में कर्ज ले सकेंगे। वे फसलें उगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लघु उद्योग इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। वे नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण। चित्र 7.5 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक
और अनौपचारिक स्रोतों के महत्व को दर्शाता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, गरीब से अमीर लोगों को 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों द्वारा लिए गए ऋण में 85% स्रोत अनौपचारिक है। शहरी अमीर परिवारों में केवल 10% ऋण अनौपचारिक स्रोतों से है, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। ऐसा ही प्रतिरूप ग्रामीण इलाकों में पाया गया है, जहां अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ते ऋण का लाभ उठा रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों के ऋण लेने के लिए बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है। हाँ।